हमारे पास आया, हम तेल दे रहे थे, वो आया उधर से, एक लड़का स्कूटी वहाँ पर खड़ा किया। उसके बाद में आके हमको बोला चेंज दिए। हम बोला चेंज नहीं है, बोला बहुत ज़रूरी है भाई, दिए चेंज। तो हम वही चेंज, अब जो ज़रूरी बोला तो चेंज निकाल के अपना देने के लिए अपना गिने थे। उतना ही में वो अपना झपट के मेरा हाथ से लेके अपना स्कूटी स्टार्ट किया हुआ था एक लड़का, उसी के पीछे वो दौड़ा जाके बैठ के। तो उसका पीछे हम भी मतलब उसको दौड़ाते हुए बहुत दूर तक चले गए। उधर से गए, गुजराती सनातन समाज हो गए, कॉन्ट्रैक्टर एरिया हो गए, पूरा उठ के धातसीडी बस्ती हो के फिर बस्ती हो के निकल बस्ती जाके वो धातसीडी फ्लैट तक चले गए। फ्लैट के वहाँ तक भीड़ लगा हुआ था। तो भीड़ में हमारा पीछे, हमारे साथ जो स्कूटी में था वो लड़का दौड़ा ही, हम भीड़ में उतर गए थे। तो लड़का वो लोग का पीछे ही चले गए। हम अपना लास्ट में फिर वो लोग को उधर मेन रोड तक वो लोग निकल गया था, हम उधर जा नहीं पाए। हम अपना आराम से। टोटल कितना पैसा लगे? ज़्यादा नहीं है, वो चेंज के बहाने ज़्यादा केस नहीं था, 500 रुपये, 500 रुपये की। ये कौन सा जगह पर क्या नाम है? ये RK फिलिंग स्टेशन, रानी कुदर रमणा होटल के सामने धोबीगढ़। ये करीब कोई 6:20 साढ़े 6 का फोन करेगा। कुछ किया नहीं, हाथापाई कुछ नहीं हुआ। हाथापाई तो उसका से पकड़ाया नहीं, झपटा के सीधा वो भागने ही शुरू किया ना, हम उसके पीछे चले। हाँ, फिर उसके पीछे दौड़े तो स्कूटी उसका स्टार्ट किया हुआ था एक लड़का, 2 ही लड़का था स्कूटी में था। उसी के पीछे दौड़ाते हुए मेरा साथ तेल ले रहा था एक स्कूटी वाला आया, उसको मेरा बैठा के वो भी हम उसका पीछे बहुत दूर दौड़े, उसको पीछे चले गए, धातकीरी ये तक चले गए। उसी होकर धातकीरी बस्ती होकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर में पिता पुत्र की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति एवं ससुर की हत्या। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख पति ने किया था विरोध। दोनों के संदिग्ध हालत में मृत पाए जाने से मची थी सनसनी। महिला व भाड़ेदार प्रेमी से पूछताछ में खुली हत्याकांड की परतें। NDA UPA के बाद झारखंड में अब तीसरे मोर्चे का हुआ गठन। सुदेश महतो, सरयू राय व अमित यादव ने मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा जोर शोर से उठाएगा जनहित के मुद्दे। सदन के अंदर भी और बाहर भी नया मोर्चा लड़ेगा जनहित की लड़ाई। और कपाली TOP चौक बाजार में वसूली करते पकड़ाया फर्जी पुलिसकर्मी। फुटपाथी दुकानदारों से पुलिस के नाम पर कर रहा था जबरन वसूली। दुकानदारों ने शक होने पर युवक को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। कपाली पुलिस हिरासत में लेकर युवक से कर रही है पूछताछ। आइए बात करते हैं बागबेड़ा में महिला व प्रेमी द्वारा पति व ससुर की हत्या के हुए खुलासे की। जमशेदपुर के बागबेड़ा गांधीनगर में गुरुवार रात राजू महंती एवं सुशील महंती की हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक राजू महंती की पत्नी दीपा ने अपने प्रेमी जितेन के साथ मिलकर दोनों की हत्या की है। थाने में पूछताछ के क्रम में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। बताते चले कि बागबेड़ा के गांधीनगर निवासी सुशील महंती एवं उसके पुत्र राजू महंती के शुक्रवार सुबह घर में ही संदिग्ध हालत में मृत पाए जाने से सनसनी फैल गई थी। बाद में जांच करने पहुंची पुलिस ने संदेह के आधार पर राजू की पत्नी एवं सुशील के घर में भाड़ेदार जितेन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिसमें हत्या की गुत्थी सुलझती चली गई। शुक्रवार शाम SSP डॉक्टर M तमिलवनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक राजू की पत्नी एवं जितेन ने पूछताछ में पिता पुत्र की हत्या की बात कबूल कर ली है। SSP ने बताया कि मृतक राजू की पत्नी दीपा का भाड़ेदार जितेन के साथ अवैध संबंध है। रात में राजू ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद इसका विरोध किया, जिसे लेकर बात बढ़ गई। इसी को लेकर उसने जितेन के साथ मिलकर राजू की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने राजू के बीमार पिता सुशील महंती को भी मार डाला। दीपा की 10 वर्षीय बेटी ने भी घटना की पुष्टि की है। बताते चले कि दीपा गांजा बेचने के आरोप में पहले जेल जा चुकी है और 4 महीने पहले ही वो जेल से छूटी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी जितेन कानपुर का रहने वाला है और राजू के घर में पिछले 2 माह से किराए पर रहकर बैंड पार्टी में काम करता है। हालांकि उन्होंने राजू के पिता की हत्या के संबंध में घर पिता पुत्र दोनों के नाम होने के कारण उस पर कब्जा जमाने की नीयत की आशंका जताते हुए कहा कि इसकी अभी जांच चल रही है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह गांधीनगर स्थित एक आवास से पापा और बेटा का की शव मिलने का बात हुई थी, सूचना प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा तुरंत घटनास्थल विजिट करते हुए जांच शुरू कर दिया गया था। इसमें जो है
काजू मोहंदी एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि कल रात में आज सुबह उनके जो है भाई हैं 40 साल की उम्र के राजू मोहंती एवं उनके पिता जो है सुशील मोहंती, इन लोगों को जो डेड बॉडी अपने घर पे पाया गया है करके। और इसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें छानबीन में और हम लोग भी पीओ विज़िट किए हैं। वहाँ जाने के बाद फिर पूछताछ के क्रम में ये मालूम पड़ा है कि जो राजू मोहंती का धर्मपत्नी है दीपा देवी, उनका और उनके घर पे एक भाड़ा पे रह रहे हैं जितेंद्र कुमार, कानपुर से हैं। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध के बारे में पता चला और कल रात में 10:30 बजे करीब ये दोनों दीपा देवी, जितेंद्र कुमार, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में अपने किचन में देखने के बाद राजू मोहंती जो हैं वो उनके साथ टूट पड़े हैं और वो दीपा देवी एवं उनके जो है जितेंद्र कुमार, ये दोनों मिलकर उनको राजू मोहंती को गला दबाकर उनको हत्या कर दी गई है। उसके बाद जो जितेंद्र कुमार ने फिर सामने एक छोटा सा दुकान है जिस दुकान में राजू मोहंती का पापा सो रहे थे, दुकान का देखभाल कर रहे थे। वो बहुत बुजुर्ग थे, 65 साल की उम्र है और काफ़ी पहले से भी कोई बीमार में थे। उनको भी जाके गला दबाकर उनको भी हत्या कर दिया गया है। और जिसमें मालूम पड़ा है कि इसमें जो दीपा देवी है ये पहले भी पिछले साल जून महीना में 360 ग्राम उनके घर से गांजा बरामद हुआ, तो इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजे थे। और इसमें जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन दोनों को बीच में रिश्ता को विरोध करने के कारण राजू मोहंती का हत्या की गई है। और जितेंद्र कुमार को भी वो एक कारण हो सकती है या दूसरा एक कारण है कि जितेंद्र कुमार और राजू मोहंती दोनों उस घर के ओनर थे। हो सकता है कि इनको जो सुशील मोहंती को भी रास्ता से हटाने के बाद दीपा देवी और जितेंद्र कुमार को प्रॉपर्टीपुर आने की भी संभावना है, तो इसमें भी इनकार किया जा सकता है। और इसमें हम लोग अब भी जांच कर रहे हैं और इनका जो शारीरिक संबंध की बात आ रही है तो इसलिए प्रूव करने के लिए भी अक्यूज्ड को हम लोग मेडिकल जांच करा रहे हैं। और इनका दंपति का जो है टोटल 4 बच्चियां हैं और सबसे प्रथम बच्ची जो है 10 साल के, वो भी इस घटना के बारे में पूरा बताई पुलिस को और ये दोनों भी अपने स्वीकार्य के बयान में एक्सेप्ट किए। आइए बात करते हैं झारखंड में तीसरे राजनीतिक मोर्चे के हुए गठन की। झारखंड में एनडीए एवं यूपीए के बाद तीसरा मोर्चा सामने आया है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा नाम के इस तीसरे मोर्चे में निर्दलीय विधायक सरयू राय, आजसू के सुदेश महतो, लंबोदर महतो और एनसीपी के कमलेश सिंह व बरकट्टा के विधायक अमित यादव शामिल है। शुक्रवार को आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार ने तीसरे मोर्चे की घोषणा की। झारखंड में तीसरे राजनीतिक मोर्चे का गठन हुआ है। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने शुक्रवार को नए मोर्चे की घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे में शामिल सभी लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि राज्य में भूमि पुत्रों के हित में स्थानीय नियोजन नीति बननी चाहिए। सुदेश महतो ने कहा कि सदन के अंदर स्पीकर हमेशा दलीय पक्षों के सवालों को अधिक महत्व देते हैं, इससे हमारा मूल एजेंडा गौण हो जाता है। इसलिए हम 5 विधायकों ने संयुक्त रूप से मोर्चा बनाकर अपनी बातें स्पीकर के समक्ष रखने का निर्णय लिया है। सुदेश महतो ने कहा कि सदन के बाहर सामने आने वाले जनहित के मुद्दों पर भी तीसरा मोर्चा मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगा। लंबोदर महतो ने कहा कि जनहित के मुद्दों एवं झारखंड के विकास के लिए तीसरा मोर्चा गठित हुआ है। मोर्चा सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगा। आइए बात करते हैं कपाली में दुकानदारों से वसूली करने वाले फर्जी पुलिस वाले के पकड़े जाने की। सरायकेला के कपाली टीओपी चौक पर दुकानें लगाए फुटपाथी दुकानदारों से पुलिसकर्मी बनकर वसूली करने वाला युवक शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दुकानदारों ने विगत 3 माह से वसूली कर रहे फर्जी पुलिसकर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चांडिल अनुमंडल के कपाली टीओपी चौक के पास सड़क किनारे फुटपाथी दुकान लगाकर सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले दुकानदार पिछले कई महीनों से खुद को पुलिस वाला बताकर जबरन वसूली करने वाले से परेशान थे। दुकानदारों के अनुसार निहाल खान नामक युवक टीओपी चौक पहुंचकर फुटपाथी दुकानदारों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूल रहा था। शुक्रवार को आरोपी युवक ने दुकानदारों से पहले वैक्सीन लेने के बारे में पूछताछ की और फिर सभी से जबरन उगाही करने लगा। इसी बीच शक होने के कारण दुकानदारों ने उक्त युवक को पकड़कर उसे कपाली पुलिस के हवाले कर दिया। कपाली पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दुकानदारों ने युवक द्वारा विगत करीब 3 महीनों से पुलिस के नाम पर की जा रही वसूली की जानकारी दी। ये
कोपाली टीओपी चौक में ये लड़का जो आता था पैसा लेने के लिए, और पैसा लेके बोलता हम लोग पुलिस है, हम लोग का खर्चा पानी दीजिए, और खर्चा पानी बोलता दीजिए ना तो चलो थाना ये करेंगे, तुम लोगों को केस होगा, रोड में जाम हो रहा, फाइन लगेगा। पैसा 10,000 मांगता, 5,000 मांगता, सर उतना नहीं है तो बोलता फिर कितना है, बोलता 400, 500, 200, 500 जितना भी है दे दीजिए। तो क्या करेंगे, डर के मारे से देना ही पड़ता ना, तो बोलता फेंक फूक देंगे, यहाँ से हटाओ, रोड खाली करो, यहाँ से तुम लोग को लगाने नहीं देंगे, तुम ही लोग के चलते भीड़ भाड़ हो रहा, ऐसा बहाना करके पैसा लेके जा रहा है। कितने दिनों से पैसा ले? 2-3 महीना से ले रहा। ये बोलता कि अभी दो, 1,000 दो, 500 रुपया दो। सर नहीं, अभी तो दुकान खोले हैं, थोड़ा देरी के बाद, नहीं अभी चाहिए हमको पैसा। हम पुलिस है, हमारा गाड़ी आगे में लगा हुआ है, और आगे में लगा हुआ, आप पैसा दीजिए, हमको सर भेजे हैं, इनसे पैसा लिए हैं, और इनसे 500 रुपया मांग रहा था, तो दोनों मिल के 500 रुपया दिए। 500 रुपया जब दिए, बोलता है ठीक है, तो सब्जी उब्जी पैक कर दीजिए, हम आ रहा बोल के पीछे तरफ गया, और उधर से भागा। तो हम लोग मेन रोड में है, भागेगा तो इधर हम लोग उसको पकड़ेंगे, तो उधर से नहीं भागा, पीछे से होके भागा। तो आज जैसे वो उसको इससे भेंट हुआ, सर को फोन किए, सर का नंबर नहीं था, मेरा भाई को किए, तो मेरा भाई सर को किए। उसके बाद यहाँ से गए तो देखा नहीं है, जो ऑल कवर कॉलेज है ना, उधर भाग रहा था, तो देखे, फिर फोन मारे कि भैया भाग रहे ना, तो ठीक है बोलता, उसको पकड़ के रखे। उसके बाद हम लोग तो पीछे पीछे गया, नहीं मिला, फिर सर लोग जाके पकड़ के लेके आया। 1,000 रुपया करके मांग रहा था, तो हम लोग अभी सब्जी उब्जी बेचा नहीं हुआ, तो बता 500 करके दो, तो बोले 500 करके दो, अभी नहीं है, तो हम दोनों मिलेगा, बोलता 500 दो, बोलता दे दिया। हम लोग गरीब आदमी डरा थाना से, थाना का है, अमुक का है, तुमुक का है, फिर बोलता 2 झाड़ी चना भर कर रखो, हम आ रहे गली से, और गली से निकाल के भाग तो कोई रास्ता में पकड़ाया हो, क्या बोलता उसको कॉलेज, वहाँ पकड़ जाकर पकड़ाया। वहीं कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद जुल्फिकार अली ने बताया कि कपाली टीओपी चौक पर युवक द्वारा पुलिस का भय दिखाकर वसूली किए जाने की सूचना मिली थी। स्थानीय दुकानदारों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये सूचना मिला था कपाली ओपी अंतर्गत टीओपी चौक के पास एक व्यक्ति पुलिस के नाम लेकर रंगदारी स्वरूप सबसे पैसे की उगाही कर रहे थे, और ग्रामीण द्वारा उसे पकड़ा गया, और पुलिस को सूचना मिलते ही उन्हें कपाली ओपी लाया गया है, जो लिखित आवेदन के पश्चात उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोगों से 500 और 250 रुपया इस टाइप का कुछ पैसा वसूली और कुछ सब्जी का मांग कर रहा था। पैसा तो ले लिया था, सब्जी भी ले लिया था थैला में, जिसे ग्रामीणों द्वारा और वहाँ के दुकानदारों द्वारा अध्ययन कर पकड़ लिया। अभी तक तो ये अपना नाम गया डिस्ट्रिक्ट के गुरुआ जगह बता रहा है, जिसका नाम मोहम्मद निहाल आलम बता रहा है। बात करते हैं जमींदाताओं के साथ समझौते के बाद वनराज स्टील में चल रहा गतिरोध समाप्त होने की। चांडिल के वनराज स्टील प्रबंधन एवं पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के बीच कई दिनों से जारी गतिरोध आपसी सहमति के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। समझौते के बाद खतियानधारी रैयतों ने बिहार स्पंज आयरन कंपनी के रेलवे साइडिंग जाने वाले रेलवे ट्रैक में लगाए गए जाम को हटा लिया। हम आज भी घोषणा करते हैं और पहले ही बोल चुके हैं लोग कि कंपनी के जो भी इसमें सामान होने जा रहा है, ये होगा, उसमें सारा सिविल मटेरियल हमारे गाँव को सप्लाई करेंगे। जो उस समय का मार्केट रेट रहेगा, जो क्वालिटी रहेगा उसमें कहीं से उसको लिख के देने तैयार हम लोग, और उसमें जितना भी लेबर लगेगा वो आप लोग दोनों बैठ के बात करेंगे, आप लोग काम सही इसमें। चांडिल स्थित वनराज स्टील कंपनी प्रबंधन एवं पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के बीच विगत 25 दिनों से चला आ रहा विवाद शुक्रवार को दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद समाप्त हो गया। वनराज स्टील प्रबंधन ने जमींदाता खतियानधारियों की सभी मांगों पर सहमति जताते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद खतियानधारी रैयतों ने बिहार स्पंज आयरन कंपनी की रेलवे साइडिंग जाने वाले रेल ट्रैक में लगाया जाम हटा लिया। इससे वनराज स्टील्स में रैक आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
इससे पूर्व हुई बैठक में कंपनी प्रबंधन ने समिति को आश्वस्त किया कि स्थानीय जमींदाताओं को कंपनी में प्राथमिकता के तौर पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही कंपनी में मजदूरों की बहाली भी समिति के माध्यम से ही की जाएगी व कंपनी की कैंटीन भी समिति की देखरेख में संचालित होगी। सिविल मटेरियल भी समिति के माध्यम से ली जाएगी तथा स्थानीय ग्रामीणों को ही सिक्योरिटी में रखा जाएगा। कोई गतिरोध उत्पन्न होने पर प्रबंधन एवं समिति आपसी सहमति से मामले का समाधान करेंगे। इस मौके पर आधुनिक ग्रुप लाइजनिंग के जीएम अरुण कुमार, वनराज स्टील्स के पीआरओ अरुण सोलंकी, ओपी प्रभारी जयप्रकाश यादव, समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ मांझी, सचिव आशुतोष पेसरा, मदन प्रसाद, लक्ष्मीकांत महतो, अरुण टुडू आदि उपस्थित थे। समिति के सचिव आशुतोष बेसरा ने बताया कि स्थानीय लोगों के रोजगार के मुद्दे पर सहमति बनने के बाद खतियानधारी रैयत रेल ट्रैक से जाम हटा रहे हैं, लेकिन कंपनी अगर रोजगार के मुद्दे को नजरअंदाज करेगी तो समिति फिर आंदोलन करने को बाध्य होगी। लोगों जो 36 लोगों का है बाकी एम्प्लॉयमेंट बाकी है उनको लेना है। बाकी बहुत सारे हैं, सिविल के काम है, कैंटीन का काम है, बहुत सारे काम है जिसको किया जाएगा। समिति से किया जाएगा। साथ समन्वय बना के चलना है। इनकी जो भी छोटी मोटी समस्या है उनको निष्पादन किया जाएगा। दोनों मैनेजमेंट और समिति साथ मिलकर बैठक करके दोनों का निष्पादन किया जाएगा। देखिए, विगत कई दिनों से रेलवे ट्रैक जाम किया हुआ था। हमारा कुछ डिमांड था। हम लोगों ने डिमांड किया था कि रेलवे जो अनलोडिंग का काम है उसका वर्क ऑर्डर हमें दिया जाए। इस संदर्भ में डीसी के जो सभागार है वहाँ पर एक बैठक ही हुआ जिसमें सारे बिंदुओं पर हाँ किया गया है। और रेलवे ट्रैकिंग का काम यह है कि अनलोडिंग का वो कंपनी अपने से करेगी और उसमें जो लेबर लगेगा वो हम लोगों को देने का है। तो आज हम लोग उसी पर एक सहमति बना जो प्रबंधन के लोग हैं। और आप सहमति ये है कि हम लोग रेलवे ट्रैक का जो गतिरोध था उसको हम लोग हटा रहे हैं रोजगार की विशेष को लेकर के। हमारा जो समिति का निर्णय कहना है कि सारी चीज़ पर मैंने कंपनी जो बोल रही है उसको लिखित में हमें दे और जो बोल रही है उसको कार्यरूप दे और रोजगार यहाँ मेन इम्पोर्टेंट है। इस बेसिस पर ही हम लोगों ने रेलवे ट्रैक को हटाया है। कंपनी का आश्वासन है कि जो एम्प्लॉयमेंट पर है बाकी और भी जो छोटे मोटे प्लांट के अंदर ठेकेदारी का काम है वो समिति के माध्यम से किया जाएगा। चाहे एक लेबर कोई भी लगे समिति को बोल के लगाया जाएगा। उनमें जो लगने वाला मटेरियल वगैरह भी जो है वो भी हमें ही देने का आश्वासन दिया है। और इस चीज़ का हम लोग पुख्ता सबूत चाहते हैं, रिटर्न में चाहते हैं और उस पर वो अमल करें। ये अनलोडिंग का जो काम है वो किसी भी परिस्थिति में कंपनी देने के पक्ष में नहीं है। हम लोगों ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया और हमारा डिमांड शुरू से ही रहा था कि हम अनलोडिंग का काम करेंगे, लेकिन जब वो नहीं देना चाहती है तो हम लोग उसके अलावा विकल्प क्या व्यवस्था हो सकते हैं उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और फिलहाल अनलोडिंग का काम कंपनी करे और उसमें एक पार्ट जो है लेबर वाला वो हम लोग को देने का प्रावधान है और इस पर हम लोगों ने सहमति प्रदान की है। और अब बात तुलसी भवन में आरंभ हुए स्वामी मुकुंदानंद जी के प्रवचन की। राधा गोविंद धाम टाटानगर की ओर से जमशेदपुर में स्वामी कृपालू जी महाराज के शिष्य स्वामी मुकुंदानंद का प्रवचन शुरू हुआ। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन के सभागार में आयोजित हो रहे इस प्रवचन के प्रथम दिन स्वामी जी ने शरीर एवं आत्मा के भेद एवं आत्मा की आनंद रूपी ईश्वर पर विस्तार से बात की। राधा गोविंद धाम टाटानगर की ओर से बिष्टुपुर तुलसी भवन में 5 दिवसीय प्रवचन आरंभ हुआ। इसमें स्वामी मुकुंदानंद जी ने शरीर को नश्वर किंतु आत्मा को अनश्वर बताया। उन्होंने कहा कि आत्मरूप जीव ईश्वर रूपी आनंद की तलाश में है, लेकिन माया जनित भ्रम के कारण उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि माया के भ्रम के कारण ही जीव ईश्वर के विपरीत दिशा में आनंद की तलाश कर रहा है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो जीव को माया का अंधकार तोड़ उसे ईश्वर के प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। राधा गोविंद धाम टाटानगर के अमर कुमार पानीग्रही ने बताया कि श्रद्धालु स्वामी कृपालू जी महाराज के वरिष्ठ शिष्य एवं प्रचारक स्वामी मुकुंदानंद जी के प्रवचन ही नहीं, स्वामी जी के सरस भजनों का भी खूब आनंद उठा रहे हैं। विषय में बताया गया था कि मैं कौन हूँ और मेरा शरीर क्या है। शरीर और आत्मा दोनों दो रूप है, उसके बारे में विस्तृत से बताया गया स्वामी जी ने। और ये सब लोग ने बहुत मजा से और आनंद से सुने भी और उसका लाभ भी लिया। जोर से पहुँच रहे, बहुत से हमारे लिए रूम कम पड़ रहा है। जो हम सोचे थे कि आदमी मैंने जो श्रद्धालुओं का कम होगा, जो हमारा सोच था उससे मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग। तुलसी भवन का प्रचुर रूप से सहयोग मिल रहा है। जैसे कि हमारा प्रसन्नजीत तिवारी सर है, उन्होंने पहले ही दिन से हम जब उनको अप्रोच किया कि सर हमारे करने चाह रहे हैं
और बड़ी मैंने सहयोग किए और अभी भी कर रहे हो, आगे भी करेंगे और उनके सहायता से ये कार्यक्रम पूरा होगा। वहीं तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी ने कहा कि प्रवचन में जुटी भीड़ के कारण जगह कम पड़ गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन से बाहर एलईडी लगाकर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हम सबों की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के बाद भी जैसा कि हम सबों ने सोचा था कि आध्यात्मिकता की जरूरत जमशेदपुर के नागरिकों को है, तो वैसा ही दिखा। आज हॉल खचाखच भर गया। बाहर में भी अब हम लोग कल से प्रबंध करेंगे, एलईडी लगेगी और लोगों ने स्वामी जी के प्रवचन के साथ ही उनके सुमधुर भजनों और कीर्तन का भी बहुत आनंद लिया। और उसमें विशेष रूप से स्वामी जी ने बताया कि अपना यह शरीर नश्वर है और आत्मा ही सनातन है और भगवान से मिलना ही आनंद है, भगवान ही आनंद है। जी अभी तक सुबह हम लोग खत्म हो जाएगा, तब सुबह का पूछेंगे, लोग व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। बात करते हैं पोटका के हाथा चौक पर शौचालय बनवाने की हो रही मांग की। पोटका प्रखंड अंतर्गत हाथा चौक पर शौचालय बनाने की मांग की जा रही है। यात्री बसों का ठहराव होने के कारण हाथा चौक पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में शौचालय नहीं होने से यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड के हाथा चौक पर दिन भर यात्री बसों एवं अन्य वाहनों का आना जाना लगा रहता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह होने के बाद भी अब तक किसी ने वहां लोगों के लिए शौचालय बनाने की पहल नहीं की है। हालांकि बसों का ठहराव होने से यात्रियों, खासकर महिलाओं को इसके कारण काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए स्थानीय लोग अब हाथा चौक पर शौचालय निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों से हाथा चौक पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय बनाने की मांग की है। देखिए, हाथा जो हमारे बस स्टैंड है, जो चौक है, यहाँ पर चारों तरफ से जब गाड़ियाँ रुकती है तो यहाँ सारी महिलाएं उतरती है, लेकिन यहाँ पर कोई शौचालय या कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। जबकि यहाँ महिला की बड़ी दिक्कत होती है। अगर किसी को बाथरूम लगे या कुछ लगे तो उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है या सारा झोपड़ी झापड़ी के नीचे में बैठना पड़ता है। ये देख के बहुत खराब लगता है, खराब महसूस होता है। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत जरूरी है कि एक शौचालय का व्यवस्था हो और हम आग्रह करेंगे कि किसी तरह से इसको जल्द से जल्द किया जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।